नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। गोसाईगंज व काकोरी में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, अलीगंज व मड़िया में 4 अवैध निर्माण सील। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2 और जोन 3 एवं जोन 4 की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को गोसाईगंज व काकोरी में अभियान चलाकर लगभग 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 7 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। वहीं अलीगंज व मड़ियाओं में मकानों के विपरीत किए जा रहे 4 व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2, जोन 3 और जोन 4 की टीम ने ये कार्रवाई की है। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि गोसाईगंज के ग्राम सोनई कजेहरा में विकास जायसवाल, रामेश्वर और साथी दानिश, अनुराग, अन्नू व अन्य द्वारा लगभग 30 अवैध क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन अवैध दोनों प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि काकोरी के ग्राम भदोई में अभियान चलाया गया। इस दौरान वीरेंद्र, श्री प्रकाश, हीरालाल और साथी सोतम मौर्य, सुभाष, राम अवतार व अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 5 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। 4 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील है। प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि एसएन सिंह द्वारा अलीगंज के बड़ा चांदगंज में 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था और इसी तरह गोपाल जायसवाल, मोहम्मद मुनीर, राकेश अग्रवाल व अन्य द्वारा मड़ियाओं के भगवती विहार में 380, 200 एवं अन्य 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। खबर महोबा से है, जहां महोबा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब स्कूल से लौट रहे छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल देकर घर लौट रहे 2 छात्रों पर दबंगों ने हमला बोल दिया और साथ ही दिन दहाड़े एक छात्र को अगवा कर लिया। दबंगों का जब दूसरे छात्र ने विरोध किया तो उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी गई। महोबा के पनवाड़ी में शिक्षा के मंदिर से घर लौट रहे छात्रों के साथ दबंगों ने खौफनाक वारदात कर डाली है। ये कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने सबको दहला कर रख दिया है। दबंगों ने पहले अशोक के साथ बेरहमी से पिटाई की, उसकी मारपीट की और उसके साथ जबरन बाइक पर बैठाकर अगवा कर ले गए बाकी छात्रों को। जब दीपांश ने उसके दोस्त को बचाने की कोशिश की और साथ ही दबंगई का विरोध किया तो अखिल राजपूत ने आओ देखा न ताओ देखा और तमंचा निकालकर दीपांश के पैर में गोली मार दी है। घायल छात्र के पिता भूपेंद्र पासवान ने बताया कि स्थानीय लोगों ने जब गोली की आवाज सुनी तो इलाके में हड़कंप मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सीओ का कहना है कि आरोपी निखिल राजपूत और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ऐसे किस लिए आए हो? नाम दीपांश, पैर में गोली लगी तो इसलिए ऐसे। किसने मारी गोली? अखिल राजपूत। कहाँ का ये रहने वाला है? मैन थे गेला पनवाड़ी। उसके साथ कोई और व्यक्ति था? हाँ। कौन कौन था? उसके साथ 2 लोग थे। कौन? उनका नाम नहीं जानते। हमें क्या मामला है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरा लड़का स्कूल गया हुआ था। स्कूल से पेपर देने के बाद वो बाहर निकले। कौन सी स्कूल गया? हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में। और हमारे पास फिर फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है।
और सुख सिंह राजपूत का लड़का है, अखिलेश नाम है, अखिल नाम जो भी है, अखिल राजपूत। दबंगई कुछ ज़्यादा है, चरम सीमा पे चल रही है। तो हम तो सरकार से बस यही दरख्वास्त करेंगे कि हमें इंसाफ मिले। आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को दीपांशु बसोर, रेशु, सचिन और अशोक, ये चारों छात्र हमीदिया इंटर कॉलेज के हैं। आज अपने कॉलेज में ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। एग्ज़ाम देके जैसे ये बाहर निकले, पनवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला अखिल राजपूत अपने दो साथियों के साथ आया और इनके दोस्त अशोक कुमार को मारने पीटने लगा। मारने पीटने के बाद वो अपनी गाड़ी पर बैठाकर पनवाड़ी के पास ही पेट्रोल पंप, प्रभाकर पेट्रोल पंप के अपोजिट एक चकमार पे लेके गए। वहाँ रास्ते में वहाँ भी उसके मारपीट किया उनके साथ। उसको बचाने के लिए ये सभी दोस्त पीछे पीछे गए और वहाँ पे उन्होंने उनको रोका और बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान अखिल राजपूत द्वारा कंट्रीमेट कट्टे से फायर किया गया, जिसमें दीपक बसोर को पैर में चोट आई है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय पनवाड़ी भेजा गया और वहाँ से उसे महोबा रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है और इस मामले में छानबीन और पूछताछ की जा रही है। शीघ्र इसमें तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सभी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कड़ी रूप से अमल में लाई जाएगी। महोबा के अंबेडकर पार्क में आज भारत मुक्त मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये और साथ ही ये प्रदर्शन ओडिशा में संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने और ओबीसी की जाति आधारित गणना जनगणना की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस और बीजेपी पर संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति को संबोधित एक 6 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और साथ ही देशव्यापी स्तर पर अधिक उग्र किया जाएगा। महोबा के अंबेडकर पार्क में आज नीले झंडों और साथ ही नारों की गूंज सुनाई दी। अवसर पर तथा भारत मुक्त मोर्चा और साथ ही उनके सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन का आरोप है कि कटक ओडिशा में होने वाले बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एंड वक्त पर रोका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिवेशन की सभी कानूनी औपचारिकताएं 2 महीने पहले ही पूरी कर ली गई थी। कारण ये है कि हमारा जो साल भर हमारा संगठन का काम होता है बामन मेश्राम साहब के यहाँ, पूरे देश में जो चलता है कार्यक्रम, वो बामन मेश्राम हमारा उड़ीसा कटक में इस बार दिसंबर के महीने में 26 तारीख से 30 दिसंबर तक 2025 में करने जा रहे थे। तो पहले 2 महीने पहले परमिशन दे दी कटक सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, और फिर ऑन टाइम पे 2 दिन पहले जब बिल्कुल हमारी तैयारियां कंप्लीट हो गई वहां पर, तब जाके वो 2 दिन पहले रद्द करवा दिया परमिशन को। संविधान का उल्लंघन किया है कटक सरकार ने। उसकी मांग को लेकर हम ये आंदोलन छेड़े हैं। 4 चरणों में आंदोलन किया है। पहला हमारा था 7 जनवरी को और फिर हमारा 15 जनवरी को और आज हमारा तीसरा रैली का प्रदर्शन हुआ है जो वो 22 जनवरी को है। और अभी भी हम मांग ही कर रहे हैं सरकार से कि हमारे जो भी खर्चा आया है, जो भी आंदोलन का वो जो भी हमारा अधिवेशन का खर्चा लगा है और जो भी तैयारियां हैं, खर्चा हमारा वापस किया जाए और हमारे आंदोलन जो उड़ीसा कटक में जो हमारा अधिवेशन था उसको बहाल किया जाए। यही हमारी मांग है। अगर नहीं सुन रही है कटक सरकार या उड़ीसा सरकार या बीजेपी सरकार तो फिर हम नागपुर जाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव करेंगे। उसने बीजेपी सरकार को उसमें लाइन में लेके पूरा रद्द करवाया है। संविधान को भंग करने की कोशिश की है। हमारे संविधान को, उसकी रक्षा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पूरे देश के लोग। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मूल निवासी। और आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी कोई व्यक्तिगत की नहीं, ना ही
झगड़े के लिए, न ही हम लोग राजनीतिक हैं। हम सभी लोग इस बहुजन समाज के लिए और अपने हक और सम्मान अधिकार के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चों का भविष्य संभल सके और इस बहुजन समाज की आवाज को इतना, हमारा बहुजन समाज रात ना दिन एक मेहनत करता है, फिर भी इस समाज बहुजन समाज को इतना दबाया जाता है और इसको नीचे दिखाया जाता है। हमेशा अभी भी इस बहुजन समाज के साथ इतना भेदभाव होता है कि जो हमारा अधिवेशन उड़ीसा कटक में होने जा रहा था और पूरी तैयारी के साथ 2 दिन पहले ही इस अधिवेशन परमिशन को रद्द कर दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग 4 चरण में अपने मांगों को लेकर यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि हमारी मांगे जो पूरी हो सके। और इसी तरह हम क्रमबद्ध, जैसे कि 7 जनवरी और फिर दूसरा चरण में 15 जनवरी को, तीसरा चरण आज हमारा 22 जनवरी को ज्ञापन सौंपा गया है। और रैली के माध्यम से हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं इस कटक प्रशासन, और हमारी ये मांग है कि अगर हमारा जो अधिवेशन हर साल की तरह जो होता था और उसका परमिशन हमारा रद्द किया गया है, हमारी अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इस बहुत सभी लोग पूरा समाज इकट्ठा होके बड़े पैमाने पर हम वहाँ नागपुर जाकर हेडक्वार्टर को घेराव करेंगे और सभी लोग अपनी आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। और सभी लोग, हमारा जो बहुजन समाज है, हम अपनी मांगों को पूरी तरीके से मनवाने का काम करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन द्वारा आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनके ज्ञापन में जो मांगे अंकित हैं उसको उचित अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का 4th मंडलीय पत्रकार सम्मेलन रहा शानदार। नगर आयुक्त अलीगढ़ ने कहा, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले अलीगढ़ के औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में मौजूद कृष्णाजलिजी नाट्यशाला में भव्य मंडल स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल के पत्रकारों के साथ साथ अतिथियों के रूप में अलग अलग जिलों के पत्रकारों के द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और साथ ही कार्यक्रम का संचालन योगेश कौशिक दैनिक जागरण के द्वारा किया गया। आपको बता दें, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायता सूचना निदेशक संदीप सिंह के द्वारा की गई और इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके और साथ ही नगर आयुक्त अलीगढ़ प्रेम प्रकाश मान और साथ ही मीनाव विजेंद्र सिंह यादव और वरिष्ठ जेल अधीक्षक अलीगढ़ व AMU से आपको बता दें MOIC विभा शर्मा व जनसंपर्क अधिकारी उमर पारीजाद व जीशान अहमद के साथ आयोजन सिटी के मीडिया प्रभारी विशाल सिंह व रवि गुप्ता वरिष्ठ समाजसेवी ललित मोहन सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वहीं पर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष अलीगढ़ आकाश सैनी के द्वारा कहा गया, आजकल पूरे देश में पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होते हैं, प्रशासन के द्वारा पत्रकारों के ऊपर किए गए अत्याचारों की अनदेखी की जाती है। संगठन के द्वारा उस अनदेखी को दूर किया जाता है। संगठन के माध्यम से पत्रकारों के ऊपर किए गए हैं अत्याचार की लड़ाई धरातल पर स्तर की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि पत्रकार साथियों के ऊपर हुए अत्याचार की लड़ाई एक मंच से लड़ी जाए, जो हमारे साथी को न्याय हर हाल में मिलेगा। और साथ ही कार्यक्रम के प्रबंधक व अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश संयोजक ने वहां पर युवा विंग खालिफ अंसारी के द्वारा बताया गया कि इस संगठन के पदाधिकारी 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जमीनी पटल पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावशाली बनाना और संगठन के द्वारा 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में इस काम को पूरा करने में फतेह हासिल करना है।
सम्मानित सदस्य, एनयू से उपस्थित प्रोफेसर इत्यादि और मंच के सामने बैठे हुए हमारे समस्त जनपद के पत्रकार भाइयों और सिविल सोसाइटी के सदस्य, ये मंच आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया, आप लोगों के द्वारा संचालित किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में। जैसा कि इस मंच से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, आपके ही भाई बंधुओं ने, किसी ने जो है कुछ बात बोली, किसी ने कुछ बात बोली, यद्यपि सभी अपनी जगह पर सही थे। संजय भाई साहब ने बड़ी बात अपने दिल के दर्द को बयां किया यहाँ से कि बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पत्रकार बिल्कुल एक दूसरे का साथ दे देते हैं, प्रशासन उनके अगेंस्ट में हो जाता है, इस तरीके की बातें। यद्यपि उनकी पीड़ा जो है वो दूसरे संदर्भ में थी, संदर्भ में ये कि यदि कोई गलत नहीं है तो आप एक दूसरे का साथ दीजिए। यद्यपि हमारे भाई साहब बाद में आए और आने के बाद उन्होंने उस चीज़ को सुधारा कि इस मंच से इस तरीके की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा। बात यह है कि उनके द्वारा जो ये बात कही गई वो मात्र ये कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो पत्रकारिता का अपना एक उद्देश्य है कि आप उसके साथ न्याय दिलाएं उसे, और न्याय के साथ आप खड़े होइए। यदि कोई पत्रकार बंधु भी है या सामान्य सदस्य है आपके समाज के बीच का, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल आप खड़े होइए। मेरी जो हमारे संजय भाई साहब है जिन्होंने ये बात यहाँ से बोली, उसमें बात यही रही होगी, उनको कुछ ऐसा रहा होगा कि किसी इनके पत्रकार साथी जो कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ होगा, संभवतः इसलिए उनकी वो पीड़ा थी। तो न्याय का साथ देना आपका परम उद्देश्य है। और रही बात ये कि घटनाएं बहुत बार ऐसी घटित होती हैं जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, हमारी नज़र नहीं पहुँचती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सही या गलत को आप अपने कैमरों से दिखा सकते हैं, अपने वाणियों से आप वक्तव्य दे सकते हैं और उत्तरोत्तर जो है आप सुधार इसमें कर सकते हैं। जो हमारी व्यवस्था व्यवस्थापित होनी है, जो कानून की व्यवस्था व्यवस्थापित होनी है, निसंदेह आपका योगदान उसमें महत्वपूर्ण है और उस चीज़ को आप पहचानिए। यद्यपि मैं बार बार कहूँगा, पत्रकारिता शुचितापूर्ण होनी चाहिए। जितनी शुचितापूर्ण पत्रकारिता होगी, हमारा कानून उतना व्यवस्थित होगा, उतना सुदृढ़ होगा, हमारे राज्य की व्यवस्थाएं उतनी बेहतर होंगी और आप समस्त लोगों का मान सम्मान अभिमान सब बना रहेगा। प्रशासन या शासन कभी भी पत्रकार साथियों के साथ में विरोधाभास नहीं करता है। उनका उद्देश्य मात्र ये होता है कि आपके साथ कदम ताल करते हुए एक अच्छी व्यवस्था व्यवस्थापित करना। आपका योगदान एक व्यवस्था को बेहतर करने में होना चाहिए, व्यवस्था बिगाड़ने में नहीं होना चाहिए। और निसंदेह आप लोगों का ये योगदान प्रशासन को और शासन को हमेशा मिलता है और इसके ही कारण कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति होती है। हमारे बीच में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका स्व मूल्यांकन शायद शासन या सरकार स्व स्तर पर नहीं कर सकता है। उसका मूल्यांकन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही होता है और उस मूल्यांकन जो आप करते हैं शासन प्रशासन का, निसंदेह उससे एक बेहतर व्यवस्था व्यवस्थापित होती है। मैं ज़्यादा इससे अपनी बातों को नहीं बोलूँगा क्योंकि मंच का समय भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है, संभवतः समय की समाप्ति भी है। मैं पुनः से आपकी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वाधान में कृष्णांजलि मंच पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और आप समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आप लोगों की एकजुटता इसी तरीके से बनी रहे और हम सब मिलकर एक स्वस्थ। खबर बहराइच से है, जहां जनपद में बढ़ती चोरी की घटनाओं और पुलिस की शिकायतों से नाराज होकर सिंचाई विभाग ने कर्मचारी ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। सरयू डेनेज खंड 4 में तैनात जूनियर इंजीनियर खुर्शीद आलम ने आरोप लगाया है कि उनकी अपाचे बाइक RTR 160 बीते 15 जनवरी की रात उनके घर से चोरी हो गई थी। खुर्शीद आलम के अनुसार घटना की CCTV फुटेज होने पर आपको बता दें कि दरगाह थाने में FIR दर्ज कराने के बावजूद 1 सप्ताह बीत जाने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
पीड़ित का दावा है थाना अध्यक्ष ने उन्हें बताया है कि चोर बाइक लेकर नेपाल जा चुके हैं और वहां शरण लिए हुए हैं। पुलिस को चोरी की सटीक लोकेशन और पहचान होने के बावजूद क्षेत्राधिकारी का हवाला देकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में आज पीड़ित ने कप्तान कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग की। गोपाल इंजीनियर संघ का अतिरिक्त महासचिव मैं हूँ। आज आप लोग काफ़ी संख्या में एसपी साहब के से मिलने आए, क्या मामला? जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि इनकी जो है 12 तारीख को 1:20 पे जो है बाइक जो है अपाची जो है चोरी हो गई है और इन्होंने जो है 16 तारीख को जो है थाने में तहरीर दी। हालांकि जो है चोर की शिनाख्त हो गई है, लेकिन जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं और वहाँ के जो है SI SO हैं वो बता रहे हैं कि चोर जो है नेपाल में शरण लिया, वो जैसे भारत में आएगा मैं उसको जो है गिरफ्तारी करके आपकी जो है बाइक की बरामदगी जो है जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। चोरी खाली हम लोग आज इसलिए यहाँ ज्ञापन देने आए विशेष तौर पे कि कल्पीपारा कॉलोनी जो सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, लगभग 300 आवास हैं और सैकड़ों बीघा में वो कॉलोनी जो है अवस्थित है। सब सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। आए दिन वहाँ घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं, दिन में चोरियाँ हो जाती हैं, रात में चोरियाँ हो जाती हैं। तो विशेषकर वहाँ चोरियाँ न हो इसलिए जो है हम लोग आज कप्तान साहब को अपने जो है संगठन के साथ, अपने जनपद अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के साथ हमने लोग ने ज्ञापन दिया है और कप्तान साहब ने जो है आश्वासित किया है PCO साहब को, इसको जांच के लिए लिख दिया उन्होंने। PCO साहब जाएंगे, उसकी जांच करके जो है हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से चोरियाँ वहाँ ना। खुर्शीद आलम सरी में खंड 4 कल्पीपारा कॉलोनी में खंड 4 में जूनियर इंजीनियर पद पे कार्यरत हैं। आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या बता रहे हैं? सर, ज्ञात है कि पिछले 15 तारीख की रात में लगभग 1:20 पे अज्ञात चोर आए हमारे घर पे और हमारी अपाची बाइक RTR 160 जो है उसको चोरी करके ले गए, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। और उसके बाद जो हमने अगले दिन जो है दरगाह शरीफ थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दिया और वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारी FIR लॉन्च की गई। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि FIR लॉन्च के 1 हफ्ता आज हो रहे हैं, अभी तक जो है कोई उचित और ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? जिसके लिए हम आज कप्तान महोदय के सामने जो कार्यालय पे पेश हुए हैं और इनको जो है अपना ज्ञापन दिया, इस पे जो है उचित और जल्द से जल्द कार्रवाई। आप लोग जब थाने गए तो वहाँ क्या बताया गया? सर, वहाँ पे बताया गया कि उनको अगले दिन बताया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि आपकी बाइक जो है चोर जो है नेपाल लेके जा चुके हैं और वहीं पे शरण लिए हुए हैं। जब वहाँ से वो निकलेंगे तभी उनको पकड़ पाएंगे, वो हमारे कार्य क्षेत्र से अभी बाहर है। तो यानी उनको मालूम है कि चोर को पूरी तरीके से मालूम है कि चोर का एड्रेस, नाम, पता और कहाँ छुपे हुए सब कुछ उनको पता है। अच्छा, ये आप बताया गया? उन्होंने हमसे पर्सनली बताया। खबर बदायूं से है, जहां समाजवादी पार्टी के बदायूं संसदीय क्षेत्र के सांसद आदित्य यादव ने थाना उजानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुढ़ान नरसिंहपुर स्थित मैंथा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में मृतक तीनों श्रमिकों के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और साथ ही गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करने का भरोसा भी दिलाया है। सांसद आदित्य यादव सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र बिलसी के ग्राम वसावनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में मृतक श्रमिक जोगेंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली है। उसके पश्चात वे विधानसभा क्षेत्र शेखुपुर के ग्राम पसई पहुंचे, जहां मृतक विवेक यादव के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। तत्पश्चात सांसद विधानसभा क्षेत्र दातागंज के ग्राम मुडसेना पहुंचे और वहां मृतक वीरभान सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। आपको बता दें कि सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार से मांग है कि मैंथा फैक्ट्री हादसे में मृतक श्रमिकों के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे इस कठिन समय में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष SIT से जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सके। इसके उपरांत
सांसद आदित्य यादव अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न गांव एवं कस्बों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों के सुख दुख में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने आमजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं, जनहित के मुद्दे एवं सुझावों की गंभीरता से सुना है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव, पूर्व जिला विधायक हाजी बिट्टन उर्फ विधायक प्रेमपाल सिंह उर्फ पूर्व विधायक आर.के. शर्मा, सुनील यादव, उदयवीर शाक्य, रजनीश गुप्ता, रचित गुप्ता, सुरेंद्र यादव आदि लोग वहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जो दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी द्वेष के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया, तो ऐसा मानना अगर परिवार का है तो मैं समझता हूँ पुलिस का, प्रशासन का, शासन का ये दायित्व होता है कि जनता के मन में जो सवाल है उसका सीधे तौर पर साफ जवाब दिया जाए। और जहाँ तक जांच की बात है तो जो परिवार का परिजनों से मैं मिल रहा हूँ तो उन लोगों का सीधे ही एक ही इच्छा है कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। पूरी तरीके से जिले के प्रशासन पे परिजनों का भरोसा नहीं है। सरकार के दबाव में, बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आके कहीं स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को ना बदला जाए, ऐसा परिवार का मानना है। इसीलिए आज इनकी जो मांग है उसको लेके हम लोग आने वाले समय में मैं लखनऊ में और प्रदेश की सरकार से मांग रखूँगा कि उच्च स्तरीय और अगर हो सके तो SIT की एक टीम गठित करके अलग से, जो यहाँ से ना हो, निष्पक्ष जांच हो सके, इसको देखते हुए एक नई टीम बना के SIT वो उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने का काम करे। तभी मैं समझता हूँ इस परिवार को, जो आज भी एक तरीके से अंधकार में है, अपने 20-20, 25-25 साल के जवान बच्चों को, जिनका जीवन शुरू हुआ है, पिता है, पिता को कई सारी उम्मीदें होती हैं कि अब बच्चा जिम्मेदारी उठाएगा और संभालेगा और आने वाले समय में परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे लोगों को अगर इस तरीके से मौत के घाट अगर उतारा जा रहा है या फिर इस तरीके से उनकी मौत हो रही है तो प्रशासन को कुछ तो जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं संतोषजनक कोई तो बात करनी चाहिए। जहाँ प्रशासन की बात की जाए, एक तरफ जो है बॉडी जो है थोड़ा फैक्ट्री में रखी होती है, वहीं प्रशासन की तरफ से आ जाता है कि जो है दम घुट गया, तो इन्हें कैसे पता चलेगा? उससे पहले ही जो सब PM नहीं हुआ, उससे पहले कैसे पता चलेगा? देखिए, दिक्कत यही है कि इस समय प्रशासन जो है बहुत जल्दी जो एक नतीजे पर पहुँचना चाहता है। इतनी संवेदनशील घटना, जिस स्थिति में तीनों बच्चे पाए गए मृत, उस कमरे में क्या स्थिति थी, कितना धुआं हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्या अंगीठी की आग वहाँ पे सीमित थी या बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसको ना देख के पता नहीं किस जल्दी में प्रशासन थे या अधिकारी थे या पुलिस के कर्मचारी थे कि उन्होंने सीधे तौर पे इसको पुलिस के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आत्महत्या बताने लगे। अगर आपके पास पुख्ता सबूत होते तब आप इसको ये बात कहते। जब आपने PM नहीं हुआ, जब कोई बात ही नहीं हुई, अभी फर्स्ट आपकी FIR, फर्स्ट रिपोर्ट नहीं आपकी जनरेट हुई, इससे पहले आप ये बात कह रहे हो कि आत्महत्या, तो सीधे तौर पे शासन, बड़े पूंजीपति और सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों के आगे दबा हुआ, नतमस्तक हो गया है। इसीलिए शायद आज इस परिवार को अपने न्याय के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी देते हुए परिवार को भरोसा दिलाता हूँ कि अपने ताकत में जितना होगा इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे और निष्पक्ष जांच हो, एक नई टीम गठित हो। उसके लिए जिस भी अफसर के पास है, जिस भी अधिकारी के पास हमें जाना पड़ेगा, इस परिवार को। बहराइच जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित होना यानी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कैसरगंज, जरवल रोड और महसी पर नानपारा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें झिंगा घाट और चौपाल सागर, सोहरवा और साथ ही बेगमपुर और नानपारा चीनी मिल के पास कई ऐसे प्रमुख मार्ग भी हैं और इसके तहत रोशनी की उचित व्यवस्था की गई है और साथ ही मार्ग चौड़ीकरण, स्पीड ब्रेकर, स्पीड टेबल, साइन बोर्ड और कैट आई लगाई जाएंगी। NHAI और साथ ही स्टेट हाईवे विभाग को इन सुधारों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। ब्लैक स्पॉट के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा
सभी जिला एसडीएम को निर्देशित किया गया अपने अपने क्षेत्र के NHI स्टेट हाईवे पे जो भी दुर्घटनाएं हुई उसकी ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। कितने स्पॉट अभी तक चिन्हित की जा चुके हैं? अभी कैसरगंज विधानसभा में जरोल में कार्रवाई चिन्हित किया गया है। महसी क्षेत्र में झिंगा घाट से लेके चौपाल सागर, सोहरवा, बेगमपुर, तुलसीपुर, नानपारा तहसील में नानपारा चीनी मिल, तिनमुहानी, मैपुरवा मोड़, रुपईडिया मार्ग पर भी चिन्हित आज किया गया है। क्या मानक होते हैं जो दुर्घटना बहुत क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसके मानक क्या होते हैं? कैसे घोषित करते हैं? मानक कहते हैं IDR से एक्सीडेंट का ब्यौरा निकाला जाता है। जिस स्थान पे अधिक दुर्घटना होती है और हर साल उसी पर पुनरावृत्ति होती है, उसको ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लिया जाता है और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई NHI द्वारा, स्टेट हाईवे द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक स्पॉट पर व्यापक लाइट व्यवस्था, मार्ग चौड़ीकरण, स्पीड ब्रेकर, स्पीड टेबल, साइन बोर्ड की और कटाई लगाया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में दर्दनाक हादसा, गांव के बाहर स्थित कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक की पहचान 19 वर्षीय प्रिंस पुत्र उमाशंकर खैरवार के रूप में 19 जनवरी को घर से नाराज होकर निकला था। युवक तभी से था लापता। 20 जनवरी को बलुआ थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव कुएं में निकलवाया गया और शव की स्थिति से कुछ दिन पहले मौत होने की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जाँच जारी है। घटना के बाद गाँव में शोक माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महोबा में सामान्य वर्ग के अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में हुंकार भरी है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में जिलाधिकारी को सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने नए नियम को भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों में असुरक्षा और प्रताड़ना का कारण बनेगा। महोबा जिले में आज वकीलों और प्रबुद्ध वर्ग के केंद्र के लिए नई शिक्षा नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला हाल ही में जारी हुए यूजीसी एक्ट 2026 की अधिसूचना से जुड़ा है, जिसे लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आए हैं। सामान्य वर्ग के अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से यह आपत्ति जताई गई है कि लागू किया गया नया यूजीसी एक्ट सामाजिक समरसता के बजाय द्वेष की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस कानून के प्रावधानों में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। अधिवक्ता समाज के प्रतिनिधि नीरज पाठक, योगेंद्र और प्रदीप पांडे ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने डर है कि भविष्य में इस एक्ट के दुरुपयोग में सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतें बढ़ेंगी। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया या इसमें सुधार नहीं हुआ तो प्रताड़ना से तंग आकर छात्र आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। और साथ ही अब देखना यह है कि प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचने वाली इस आवाज पर सरकार क्या रुख अपनाती है। इन सभी की एक ही मांग है, सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा की जाए और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और न्याय बना रहे। यूजीसीए एक्ट 2026 के विरोध में हम लोगों का ज्ञापन है। जो माननीय श्री राम को मानने वाली है सरकार और हम समस्त
समान वर्ग के खून पसीने से सींचकर 2 सीटों से आके राजपूर्ण बहुमत से सुसज्जित है दिल्ली में। माननीय मोदी जी ने जो ये काला कानून सवर्ण वर्ग के बच्चों के लिए बनाया है, सनातन की ये लोग कसम खाते हैं और सनातन को समाप्त करने की दिशा में इनका बड़ा कड़ा प्रयास है, जिससे कि सवर्ण वर्ग का छात्र स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कभी भी द्वेषता नहीं रखता है। जहां पर 2,67,00,000 SC, ST और OBC के छात्र पढ़ते हों, वहां मात्र 20-22 लाख छात्र सामान्य वर्ग का शिक्षा, बड़े शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उनसे उन्हें क्या खतरा है? वह तो अपने आप में ही अल्पसंख्यक हैं। और यह सरकार का बहुत घृणित मानसिकता को दर्शाने वाला कार्य है, जो आने वाली पीढ़ी को हमारी शिक्षा से दूर कर देगा, हमारे बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। और इस देश में जो आज सवर्ण वर्ग सनातन परंपरा को मान रहे हैं, हमारे मुख्यतया लोगों ने कभी जातीयता, छुआछूत और सांप्रदायिकतावाद की बात ही नहीं कही। अगर यह बीज अंकुरित सरकार के द्वारा जातीयता, छुआछूत, भेदभाव का बोया जा रहा है, तो आने वाले समय में पुनः यह देश कबीलों की ओर बढ़ जाएगा और लोकतंत्र इस देश से सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा किसी क्षण ना हो, इस संबंध में हम सरकार को और इन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपने आए हैं, जिससे समाज में समतामूलक समाज की स्थापना अच्छे से हो सके और समाज में विद्वेष का भाव पैदा ना हो। हाँ, धन्यवाद। लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में हमारा जो है यह है कि यूजीसी बिल 2026 जो भारत सरकार ने पारित किया है, टोटल सवर्ण विरोधी है। हमारे सवर्णों के बच्चे कल के दिन में स्कूल कॉलेजों में पढ़ नहीं पाएंगे। यदि कोई भी झूठी शिकायत लेके जाता है तो रिस्ट्रिकेट किए जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो बाहर किए जाएंगे, उसके बाद उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जाएंगे और वो आत्महत्या पर विवश होंगे। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमारे जो भी सवर्ण छात्र हैं, उनके हित के लिए यूजीसी का जो काला कानून है सरकार वापस ले। जो अभी तत्काल में सरकार द्वारा यूजीसी कानून पारित किया गया है 13 जनवरी को, वो एक ऐसा कानून है जो छात्रों के बीच में खाई बढ़ाने का काम करेगा। वो ऐसा कानून है कि जो दुर्भावना से लोगों को आरोप लगाएंगे और जेल पहुंचाएंगे। कल के दिन उनका बच्चों का भविष्य खराब होगा, आपस में एक दूसरे के बीच में व्यवस्था फैलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए सरकार द्वारा। खबर सोनभद्र से है, जहां टैंकर की चपेट में आकर 17 वर्षीय छात्र शिव कुमार की मौत। परीक्षा देकर लौट रहा थे 3 छात्र, एक की सड़क ने बलि ले ली। अपाचे बाइक ARTO कार्यालय के पास खस्ता हाल सड़क की भेंट चढ़ा। बाइक गिरी, छात्र सड़क पर गिरा और सिस्टम की लापरवाही ने उसे टैंकर के नीचे धकेल दिए। पहचान शिव कुमार 17 वर्षीय पुत्र ब्रजपाल निवासी शीतलथम पटना पन्नूगंज और 3 छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर परीक्षा केंद्र से लौट रहे थे, तभी टैंकर की चपेट में आ गए। परीक्षा के बाद तीनों छात्र इको पॉइंट घूमने जा रहे थे। अपाचे मोटरसाइकिल ARTO ऑफिस के पास अनियंत्रित हो गई, जिससे छात्र रोड पर गिर गया और टैंकर की चपेट में आ गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। टैंकर को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा हादसा बताया जा रहा है। खबर कानपुर नगर से है, जहां रायपुरवा के कुशाग्र कनोडिया ने अपहरण और हत्या के मामले में ADJ 11 की कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और कोर्ट के इस फैसले का खास पहलू यह है कि 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा की वजह से कुशाग्र के कातिल पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। आपको बता दें, अक्टूबर 2003 में हुए कुशाग्र की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सभी की नजरें लगी हुई हैं। इसी को लेकर कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया, मां सोनिया, चाचा सुमित कनोडिया समेत परिवार के अन्य सदस्य भी यहां पर आए थे। दोपहर में तीनों दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया था। ADGC भास्कर मिश्र ने बताया कि ADJ 11 सुभाष सिंह शाक्य को कोर्ट ने प्रभात शुक्ल और साथ ही शिवा को धारा 364A, 302A और उम्र कैद और साथ ही 1,10,000 रुपए जुर्माना और 201 IPC में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इस समय आपकी भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही होंगी, अब क्या कहना चाहती हैं? इन तीनों को फांसी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा, इन लोग को फांसी होनी चाहिए।
इन लोगों ने आपके विश्वास का गला घोटा है, तो अब आप क्या अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा मिले जल्दी से जल्द। आपके हिसाब से न्याय भी अधूरा है? अधूरा है। आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसके आगे? जो कानूनी प्रोसीजर होगा हम अपने एडवोकेट समझ के आगे देखेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कुशाखत्ता का फैसला है, इसमें रजिस्तावश को आजीवन कारावास डबल और 1 लाख जुर्माना, अन्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता को आजीवन कारावास और 1,10,000 का जुर्माना किया गया है। और दोनों को इन तीनों को टिल ऑन डेथ तक के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक ये प्राकृतिक समाप्त तो नहीं हो जाएंगे, जब तक प्राकृतिक जीवन समाप्त तो नहीं हो जाएगा, जब तक के लिए टिल ऑन डेथ तक के लिए आजीवन कारावास किया गया है। और ये एक सम्मानजनक फैसला है, उस सबको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वादी पक्ष से संतुष्ट नहीं है। हम लोग जब निर्णय देख लेंगे, उसकी तकनीकियाँ देख लेंगे, बारीकियाँ देख लेंगे, न्यायालय ने किन पक्षों को हमें माना है, निर्णय मिलते हैं उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। एक कुटल कमेटी में हम लोग समीक्षा करते हैं। कुटल कमेटी में जब जो निर्णय माननीय न्यायालय के ऑर्डर के संबंध में लिया जाएगा, उस संबंध में हम लोग ये तय करेंगे और पूरा कुटल कमेटी को समझाने का प्रयास और वहाँ अपनी बात को रखा जाएगा कि साहब ये अपील योग्य केस है, माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। इसमें जो सेंटेंस हुआ है जीवन कारावास, इसको बढ़ाने का प्रयास हम लोग मृत्युदंड की जो मांग हम लोग की थी फांसी की, उस संबंध में अपील भी दाखिल कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? ट्रायल के दौरान चैलेंजेस ये आए कि हम लोग को साबित करना ही पड़ा था कि कैसे एयरटेल और जिनके मोबाइलों को उपयोग किया गया था, लोकेशन निकली थी, उन लोगों को बुला के तलब करना पड़ा, उनके अधिकारियों को ये साबित करना पड़ा कि जो लोकेशन, कॉल डिटेल और वहाँ की मौखिक परिस्थितियाँ थीं वो उनके द्वारा ग्राह्य की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण गार्ड को सुरक्षित रखना पड़ा, जिसने अपनी आंखों से देखा था कि वो ला करके जो है उसने पत्र यहाँ डाला है, उसको सुरक्षित करने का भार भी अभियोजन पक्ष पे था, जिसको इन्वेस्टिगेशन विंग ने पूरी तरह निभाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने निभाया। उसको सुरक्षित लाना, ले जाना, इन सब की बातों का भी ध्यान रखना पड़ा। इसको अभियोजन और पुलिस की आप अच्छी जीत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत अच्छा काम किया, जिस ढंग से इसको ले गए थे, उसका मर्डर कर दिया था। इतनी जल्दी 1 दिन के अंदर पूरे खोल लेना, बरामद कर लेना, डेड बॉडी बरामद करना, आला कत्ल बरामद करना और पूरा सीसीटीवी फुटेज कब्जे भी लेना, वरना साक्ष्य नष्ट हो जाते सीसीटीवी फुटेज वगैरह। और तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन विंग ने अच्छा काम किया, हमारी प्राजिक्यूशन विंग ने भी अच्छा काम किया है। सब लोगों ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया, जिससे परिणाम आज कुशाख हत्याकांड में जीवन कारावास के रूप में डबल जीवन कारावास के रूप में आया है। और संभवतः हम लोग इसको अपील करके माननीय उच्च न्यायालय से फांसी की सजा में तब्दील कराने का पूरा। मामूली बात को लेकर दबंग दुकानदार से की मारपीट। आपको बता दें, मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास को लेकर हुई कहासुनी और पहले टेम्पर्ड ग्लास के रुपए दिए नहीं, दूसरा लगाने को दुकानदार ने किया मना तो दबंगों ने जड़ दिया थप्पड़। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। थाना गुन्नौर के कस्बा का पूरा मामला। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाना गुन्नौर में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। दबंग की हर रोज हौसले हो रहे बुलंद और साथ ही कानून का कोई भी डर नहीं रह गया।
मिर्जापुर के जिम में हिंदू लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने जिम मालिक ट्रेनर फरीद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 5 जिम को सील कर दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम में वर्कआउट करने वाली हिंदू लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनका वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग करने और साथ ही धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने आज एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकछा में आपको बता दें कि फंजराफाल गांव में मामले में आरोपी फरीद को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि फरीद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग के दौरान उसके बाएं पैर में गोली मारी है। उसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी फरीद आयरन फायर जिम का मालिक है और ट्रेनर भी है। इस मामले में आरोपी पे आरोप है कि मामले ने पुलिस ने पहले उसे आयरन फायर जिम को भी सीज कर दिया था, जिसके बाद से ही यह फरार था और पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही थी। आपको बता दें कि देहात कोतवाली में 2 पीड़ित लड़कियों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इससे पहले 4 आरोपी मोहम्मद शेख, अली आलम और साथ ही फैजल खान, जहीर और सादाब को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा का कहना है कि इस मामले में अभी जाँच चल रही है, जल्द ही कुछ और गिरफ्तारी भी की जाएगी। कोतवाली देहात पर 2 दिवस पूर्व धर्मांतरण के संबंध में 2 अभियुक्त पंजीकृत हुए थे, जिसकी विवेचना करते हुए 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसमें एक जिम का संचालक था, जिम का मालिक था, जिसका नाम था फरीद, जो मुख्य अभियुक्त था, वांछित चल रहा था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बरकछा जंगल के पास कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी एसओजी की टीम, थाना कोतवाली देहात की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अपराधी के द्वारा शातिर व्यक्ति था। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ। घायल व्यक्ति का नाम फरीद है, जो कि जिम संचालक है, जो कि एक जिम चलाता है जिसका नाम आयरन फायर है। ये उस पूरी घटना का मुख्य सूत्रधार था, मुख्य अभियुक्त था। इससे पूछताछ से कुछ चीज़ें और ज्ञात हुई हैं। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, इसको हम लोगों ने चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। पूरा मामला भरथना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर के गांव दौलतपुर में गर्भवती महिलाओं का पुष्टाहार राशन वितरण के दौरान हंगामे के लिए है। आपको बता दें, महिलाओं का आरोप है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के घर पर बना है राशन का गोदाम, लेकिन राशन न पहुंचने की बात कहकर महिलाओं को वापस कर देती है और साथ ही आंगनबाड़ी पर दर्जन भर से अधिक महिलाओं का राशन को न मिलने को लेकर किया गया हंगामा। महिलाओं का आरोप है मैडम ने बोला राशन के लिए बच्चे पैदा करती और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने राशन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से की थी शिकायत, जिसको लेकर गुरुवार को गांव पहुंची जांच टीम पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। जैसे ही 30 बच्चों का आएगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 7 से 8 किलो का वितरित करती हैं और भी पूरे महीने का राशन हड़प लेती हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कौन सा गांव है ये? दौलतपुर। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर साहब गल्ला नहीं मिलता है, कुछ 6-6 महीने और 8-8 साल 2-2 साल हो जाती है किसी को। गल्ला नहीं मिलता है? हाँ। राशन डीलर के यहाँ? नहीं, आंगनबाड़ी। अच्छा, आंगनबाड़ी में राशन नहीं मिलता? हाँ, बच्चों वाला। और कब से वितरण नहीं हुआ है? अरे किसी को साल में 1-2 बार मिल जाता है, कब को मिलता ही नहीं। अच्छा, कितने लाभार्थी यहाँ है, कुछ जानकारी है आपको? हमें इस मालूम नहीं है साहब कितने बार लाभार्थी हैं यहाँ पर। ये तो बता देती 20 का आया, 10 का आया। अच्छा, जो आज सुपरवाइजर यहाँ जांच करने आई, उन्होंने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? नहीं दिया। नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। अभद्र भाषा का प्रयोग और किया। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब यहाँ से इन लोगों का तब बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया है, सस्पेंड कर दिए जाएंगे लोग। अभी तक शिकायत की गई कहीं? एक बार साहब शिकायत की थी। क्या हुआ उसमें इन्होंने कही चलो आपकी दाय बटेगा, हम लोगों ने गाँव वालों ने कही ठीक है कोई बात नहीं। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है बेटी 1.5 साल की होगी, खाली मात्र 2 दाएं गल्ला मिलो, तब तक गल्ला नहीं था। 2 बार से राशन मिला है 1.5 साल में? ये कह देती है जाते थे खत्म होएगा, गल्ला है ही नहीं है। अच्छा, खत्म हो गया? हाँ, और आसान करवा लेती है। अच्छा, यहाँ पे कौन वितरण करता है राशन? राशन जी बड़ी अम्मा जी बांटती है। नाम बताओ। मीरा। मीरा देवी। हाँ।
अच्छा, ये दौलतपुर गांव है। हाँ, दौलतपुरा गाँव। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं कि हर महीना बच्चा को गल्ला तो दे। अब तुम तो आप देख रही हैं कि 2 बोरी गल्ला करो है तुम्हारे सामने, पुराना गल्ला है। हाँ, पुराना गल्ला। तो जब बच्चन को गल्ला बांटती का नहीं, हर महीना तो मतलब गल्ला तय करें। अच्छा, जो यहाँ सुपरवाइजर जांच करने आई है उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? कुछ ही नहीं दिया। कुछ भी नहीं कहा? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? नीलम, कहाँ की रहने वाली? दौलतपुर के। क्या मामला हो गया आज? ये गल्ला का सर। तो क्या राशन दिया नहीं दिया। कब से नहीं दिया गया आपको? 2.5 साल में सिर्फ दो बार या 3 बार मिला, बस तब से गल्ला नहीं दिया। जब आते हैं तो ये कहते हैं चाहे शिकायत कर दो, जाके नहीं दूंगी। और अभी जो अधिकारी लोग आए वो बोल रहे मैम कि 2 बच्चे इकट्ठे क्यों पैदा करती हो। ये कहा? हाँ। तो आपने फिर क्या कहा? राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो मना कर रही है, नहीं दूंगी। 2.5 साल में दो हाँ, 2-3 बार मिला बस। इसके अक्षर होता है आपका? हाँ। फिर भी गल्ला नहीं देते? नहीं, साइन करवा लेती हैं। अभी साइन करवाए थे, गल्ला नहीं दिया। अभी करवाए? हाँ, मतलब जनवरी में। वो 6 या 7 तारीख को कराए थे इन्होंने, नहीं दिया। हाँ, हुआ था। जनपद टिटावा ब्लॉक के महेवा की ग्राम पंचायत बिहीपुर में ग्राम प्रधान ने खाद के गड्ढों में जबरन किया गया कब्जा। आपको बता दें, सया भय कोतवाल डर निकाय का जनपद में एक बार फिर ग्राम प्रधान की दबंगई के बल पर मामला आया सामने। योगी सरकार में जब पंचायत में ग्राम प्रधान ही दबंगई के खाद के गड्ढों पर कब्जा करे तो आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा। ग्रामीणों ने दबंग प्रधान ग्राम प्रधान पर खाद के गड्ढों को कब्जा मुक्त कराने के लिए उठाई आबादी। और साथ ही आपको बता दें, आवाज उठाते हुए वही लेखपाल द्वारा खाद पर गड्ढा का और साथ ही वृक्ष रोपण कराकर ताराबंदी कर दी गई है। लेकिन ग्राम प्रधान और अपने भतीजे राहुल के साथ मिलकर वृक्षारोपण को हटाकर खाद के गड्ढों पर अपने मकान का गेट रख लिया गया है। ग्रामीणों ने जबरन इस बात का एतराज किया तो ग्राम प्रधान के भतीजे राहुल, जो होमगार्ड में नौकरी करता, अपना होमगार्ड का रुतबा दिखाते हुए कहा कि मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। ग्राम प्रधान को नहीं है सरकार के कानूनों का डर। खाद के गड्ढों की जानकारी जब उप जिलाधिकारी को दी गई तो जांच कर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया गया। अब देखना होगा आखिर पंचायत को चलाने वाले पंचायत को ही कब्जा कर ले तो आम आदमी की क्या हालत होगी। आगे हटा दे एप्लीकेशन। क्या नाम है आपका? जय देवी। ये कौन सा गांव है? बिराईपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या घूरा डालते हैं और बहा देते हैं कि समझ चला है कि रात के मतलब। तो आप ये घूरा कहाँ पे डालते हैं? घूरा जो नहीं ला सामने नहीं है जगह मेरी पड़ी थी। क्या समस्या है यहाँ आपकी? समस्या ये खाद के गड्ढे हैं, इन्होंने गेट रख लिया है। खाद के गड्ढों में गेट रख लिया है? हाँ जी सर। अच्छा, ये किसने रखा है गेट? ये प्रधान ही के घर कौन रखा? प्रधान के घर हाँ, के? उन्हीं का है। अच्छा, मकान बना हुआ है इस जगह पे। इस पे शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? की थी। क्या कार्रवाई हुई? उस पर कुछ नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी लखनऊ से। हाँ, तो वो भी ऐसे ही बंद हो गई। अच्छा। उसका जब वो छोड़ने को तैयार नहीं है, अब वहाँ तो लाठी जूता की मनोबत है। अच्छा। अब भाई कमजोर की कौन कहने वाला, प्रधान कहेगा या नहीं कहेगा? ग्राम प्रधान मुखिया होता है गांव का, तो उसको पब्लिक की कहनी चाहिए। जो समस्या है उसे सॉल्व करें। तो अभी तक कोई समाधान नहीं निकला? कुछ समाधान नहीं निकला है। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई एसपी कार्यालय गेट पर महिला ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। ड्यूटी पर तैनात पुलिस से कर्मियों ने दिखाई तत्परता। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से हादसा टल गया है। आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला मीरा फूल बेटा की थी रहने वाली। दबंग भूमाफियाओं के द्वारा पीड़िता की जमीन पर था अवैध कब्जा मुक्त जमीन न होने के कारण पीड़िता ने उठाया ये कदम। और साथ ही पीड़िता ने समाधान दिवस पर किया था शिकायत पत्र एसपी को और साथ ही राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर निस्तारण का दिया गया था निर्देश। शिकायत पर कार्रवाई चल रही थी, उसके बावजूद भी महिला ने ये कदम उठाया है। महिला को उकसाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा, एसपी ने कहा। आज एसपी कार्यालय के बाहर एक महिला ने
पारिवारिक भूमि विवाद जो कि पारिवारिक जेठ से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर ज्वलनशील पदार्थ स्वयं के ऊपर डालने का असफल प्रयास किया था, जिसे मौके पर उपस्थित हमारी पुलिस की टीम ने तुरंत रोक लिया था। महिला पूर्ण तरह सुरक्षित है। महिला के प्रकरण का पहले से ही संज्ञान लिया जा चुका था और उन्हें समाधान दिवस पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा समस्या का समाधान करने तो अवगत कराया गया था। जांच में उकसाने वालों की भी पहचान हो रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम हर पीड़ित की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खबर हरदोई से है, जहां आईजी लखनऊ किरण एस का गुरुवार को जनपद हरदोई आगमन हुआ है। पुलिस लाइन पहुंचने पर सलामी गार्ड द्वारा उन्हें औपचारिक सलामी दी गई। इसके पश्चात आईजी ने पुलिस लाइन हरदोई का व्यापक निरीक्षण किया और विभिन्न प्रशासनिक एवं परिचालन व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया है। निरीक्षण के दौरान आईजी किरण एस ने कार्यालय बैरको, परिवहन शाखा सहित अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव, सफाई व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित कार्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद आईजी ने पुलिस लाइन स्थित थाना साइबर क्राइम और उसका भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी सुविधाओं तथा साइबर अपराधों से संबंधित पंजीकृत अभियोगों की प्रगति की जानकारी भी ली है। अंत में आईजी ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं जनपद के सभी थानों के पैरोकारों के साथ गोष्ठी की। गोष्ठी में न्याय वाले प्रकरणों की प्रभावी पैरवी, समयबद्ध अनुपालन, साक्ष्यों की सुदृढ़ प्रस्तुति तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर एवं त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। ये निरीक्षण एक बेसिकली फेमिलियराइजेशन है। मैं नया आया हूँ तो हर जिले का एक बार एक एट अ ग्लांस एक जानकारी हो जाए अपने क्षेत्र के बारे में। इसी के क्रम में ये दौरा हुआ है। तो सबसे पहले राजपत्रित अधिकारियों से मीटिंग हुई। उसमें शासन की प्राथमिकताएं, खास करके जो हमारी मिशन शक्ति केंद्र हो गया और महिला संबंधी अपराध में महिलाओं को जागरूक करना और उसमें संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करना। दूसरा, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ शिकंजा कसना सरकार की प्राथमिकता है। साइबर क्राइम में और नए जो टेक्नोलॉजी यूपी पुलिस ने लाया है, यक्ष ऐप हो गया, इन सब के बारे में बातचीत हुई। उसके बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें महत्वपूर्ण होता है प्रोसिक्यूशन। जो अपराधी जो जेल जाते हैं उसके बाद चार्जशीट होता है, चार्जशीट के बाद में कोर्ट में ट्रायल होता है, इसमें सजा दिलाना है। इसमें भी पुलिस की अहम भूमिका है। पुलिस के साथ साथ यहाँ पे सरकारी वकील है, हमारी जेडी साहब मौजूद है, तो इनके साथ भी मीटिंग की गई कि क्या समस्याएं आ रहा है, में क्या कमियां पुलिस की तरफ से हो रही है। उसके खास करके पैरोकारों से मीटिंग की गई। आज थाने की जो पैरवी करते हैं कोर्ट की, उनसे पूछा गया कि आपको क्या समस्या आ रहा है। उन्हें कई सुझाव दिए, कई समस्याएं बताएं। तो कुछ चीजों का समाधान तो मौके पे ही यहीं बैठे बैठे सीनियर अधिकारी को पता चल गया तो हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसा है जो जिसकी समाधान यहीं बैठे बैठे नहीं होगा, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा और फिर बाद में किया जाएगा। तो हर जनपद में एक प्रॉब्लम है। तो जो पुरानी गवाह होते हैं कभी नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी हो गई है। जहां जहां पॉसिबल हो सकता है उसको करवाया जाएगा माननीय न्यायालय की देखरेख में। तो यही अभी तक जो सामने आए हैं वो इनसे बात मीटिंग हुई है। अभी कुछ थानों में क्या स्थिति है इसकी जायजा लिया जाएगा और एसपी साहब को अतिरिक्त कोई चीज संज्ञान में डालना हो, सबको लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे क्या फर्क पड़ा है? मतलब अपराधी कम हुए हैं या पुलिस की ग्रेविटी बढ़ी है, क्या फर्क पड़ा है? नहीं, देखिए, ये जो हमारे एक नियम जो कहता है सीआरपीसी, जो अभी बीएनएसएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो प्रोटेक्शन अक्यूज को भी देती है, पुलिस अधिकारियों को भी देती है और सूचना देने वालों को भी देती है हर तरीके से। नो वन इज गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। पर ये गोली जानबूझ के तो नहीं चलाते हैं, क्योंकि पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो जवाबी कार्रवाई, क्योंकि नेसेसरी फोर्स यूज करने का तो अधिकार पुलिस को है। योगी जी के समय में ये बढ़ गया, अभी साल 2 साल से टेंट पहले तो नहीं था, क्या इसका मतलब? कमेंट नहीं कर सकता, बट ये ऐसा बढ़ने का कम होने का नहीं है, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार है, अगर पुलिस किसी मुलजिम को अरेस्ट करने जाए और वहां पे उनके और उनके गिरोह द्वारा पुलिस के ऊपर अटैक करे
तो पुलिस को अपने स्वयं को बचाने का अधिकार तो है ही। वो कभी भी, वो भी एक इंसान है, कभी भी अपने को जोखिम में डाल के वो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ ना करूं, हाथ बांध करके बैठूं तो मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। अगर वो अपने सहयोगियों के साथ मिनिमम नेसेसरी फोर्स यूज करके, यानी थोड़ा धक्का देके या पकड़ के कर सकते हैं तो करेंगे। अगर वो गोली मारते हैं तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ता है और हो जाता है। तो इसमें ऐसा एक, मुझे नहीं लगता है कि एक नीति की तरह ही किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस को कितना फ्री हैंड मिला हुआ है? देखिए, इसमें कोई पार्टी का कोई ये नहीं होता है, वो सरकार की होती है। कि देखिए, पुलिस को फ्री हैंड क्या कानून देता है? आपको क्या लगता है? तमाम आप पुराने, मेरा ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा ओपिनियन ये है, जहां तक मैं देख रहा हूं, पुलिस अपने, क्योंकि सरकार की कई सारे योजनाएं आई हैं जो पुलिस को थोड़ा सा और पावरफुल बनाए। पावरफुल एज इन कानून के को लेकर के काम करने के लिए 3 चीज हुआ है। एक तो पुलिस को जागरूक बनाए, क्योंकि ऐसा कानून, पुलिस को दूसरों को जागरूक बनाने के लिए टास्क दिया गया। दूसरा, पुलिस को सख्त निर्देश किया गया कि छोटी सी छोटी घटनाओं को अनहोनी न करे, उनको देखे अनदेखी ना करे और मौके पे पुलिस की वैन पहुंच जाए। तीसरा, संसाधन काफी सारे हो गए पुलिस के पास। तो आज की डेट में मैं देख रहा हूं काफी सारी मात्रा में पुलिसकर्मी है, आप भी देख रहे होंगे। तो पुलिसकर्मी ज्यादा होते हैं, इसके फायदे के वर्कलोड एक एक आदमी का थोड़ा कम हो जाता है, तो अपने दिल से काम करेंगे। पीसीआर वैन हो गए, डायल 112 हो गए, महिला थाना हो गए, मिशन शक्ति केंद्र हो गए, साइबर थाना आज की डेट में, ये सब हर चीज के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट बन गई। इस वजह से ऑफकोर्स ये ऑर्गेनाइज क्राइम और अन्य क्राइम में पुलिस को उसको ढंग से टैकल करने की ताकत मिलती है, कि सरकार की बैकिंग रहती ही है, तभी ये होती है। क्योंकि आपको कौन गाड़ी देगा? सरकार दे रहे हैं। आपको कौन मिशन शक्ति केंद्र के लिए संसाधन दे रहे हैं? सरकार दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से डेफिनेटली एक पुलिस के प्रति एक भावना है, इसीलिए हम यहाँ पर आज की डेट में है जहाँ पे अपराध में कमी लाने की बात कर रहे हैं और अपराध में कमी लाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जो है चोरी की घटनाएं कम हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो किस स्तर से सर देखते हैं, प्रदेश स्तर से इस तरीके को मतलब चलाएंगे, ये मुहिम आगे बढ़ेगी कि नहीं? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, चोरी भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये एक चोर बहुत कम ही मिलेंगे आपको आज की डेट में जो एक चोर कुछ लेके जा रहा हो, पर ये संगठित गिरोह ही होते हैं। फिर मोटरसाइकिल की चोरी में 4 या 5 लोग शामिल होते हैं कुल मिला, भले ही एक आदमी चोरी करता हो। तो इवन घर की चोरी, नकबजनी में भी सब भी ऐसे होते हैं। ऑर्गेनाइज गैंग है, का दुक्का करने वाले आपको 10% मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पे शिकंजा कसने के लिए कई तरीके अपनाते हैं पुलिस समय समय पर। उसमें रात्रि चौपाल एक अच्छा मुहिम है, नो डाउट, क्योंकि लोगों को थोड़ा जागरूक रखना, पुलिस की प्रेजेंस एक जगह पर रखना। वो बेसिकली एक जगह पे पुलिस रहने से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी पता नहीं चल पाता कि किस जगह पे क्या होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी रही कि आज पुलिस यहाँ है, कल दूसरी जगह होगी। तो ये एक चौपाल एक अच्छी प्रयास है, और बस चौपाल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पुरानी शातिर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना, आजकल शहर बढ़ रहा है, गांव भी शहर बनते जा रहा है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आए, क्या है। तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ कुछ लोगों की जागरूकता और पुलिस की थोड़ी सेंसिटिव टाइप। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बरगढ़ बाजार निवासी व्यापारी अशोक केसरवानी के 14 वर्षीय पुत्र आयुष केसरवानी का पहले अपहरण किया गया और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पहला फुसलाकर किया गया अपहरण। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम लगभग 6 बजे आयुष केसरवानी को बरगढ़ बाजार क्षेत्र से शातिर अपराधियों ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। फिरौती की मांग न देने पर हत्या। अपहरण के कुछ समय बाद परिजनों के पास फिरौती की मांग की गई। बताया जा रहा है कि फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। आक्रोशित लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई जांच टीमें गठित की गई हैं। पुलिस साक्ष्य संकलन, कॉल डिटेल खंगालने और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। व्यापारी समाज से एक बालक की हत्या कर दी जाती है, आयुष नामक बालक की हत्या कर दी जाती है। महोदय क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान, और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है जी, और जो भी साक्ष्य है आपके सामने आने वाले। आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? हम कठोर कार्रवाई करेंगे जी। धन्यवाद। खबर चित्रकूट से है, जहां बरगढ़ में व्यापारी के बेटे आयुष केसरवानी का अपहरण हुआ है। फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ता ने की हत्या कर दी गई है। क्षेत्र में तनाव फैला है और साथ ही इसी बीच एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें, फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने की हत्या, क्षेत्र छावनी में तब्दील। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच देर शाम मुठभेड़ हो गई है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव के थाना मोरावा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में एसओजी टीम और थाना मोरावा पुलिस की संयुक्त टीम मोरावा कालूखेड़ा मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर बाइक अचानक असंतुलित हो गई और साथ ही पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में की गई जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान मोहम्मद नईम खां उर्फ मोटू पुत्र स्वर्गीय ईदू निवासी बंथरा थाना क्षेत्र जनपद लखनऊ के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बदमाश नईम पूर्व में थाना असोहा क्षेत्र में पुलिस पर हुए जानलेवा हमले में भी शामिल था और फरार चल रहा था। आरोपी पर गौवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे पहले से भी दर्ज है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों और स्वाट टीम को जनपद के अपराधियों को चिन्हित करते हुए, उनको तस्दीक करते हुए और उनके मूवमेंट को ट्रैक करते हुए उनके विरुद्ध सूचना संकलित कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में उनके द्वारा विगत दिनों अभियान दस्तक नाम से भी एक प्रचलित किया गया था। उसी के क्रम में दिनांक 13 और 14 जनवरी की रात्रि में स्वाट टीम और असोहा प्रभारी निरीक्षक द्वारा वहां पर एक किसी बड़े आपराधिक गैंग के मूवमेंट की सूचना मिली थी और यह सूचना थी कि उसके द्वारा कोई घटना कारित की जा सकती है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक असोहा और स्वाट टीम द्वारा छोटा ढाबा के पास में उनको ट्रैक किया गया, जहां पर स्कॉर्पियो सवार व्यक्तियों ने बहुत ही दुस्साहस तरीके से स्वाट टीम पर टक्कर मारा था और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए वो लोग गाड़ी को भगाकर ले गए थे। इसके बाद सुनसान जगह पर वाहन को छोड़ दिया था। उसमें कई एक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली थी। इस घटना से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध स्वाट टीम द्वारा विभिन्न माध्यमों से निरंतर प्रयास किया जा रहा था और सूचना संकलन के क्रम में ही आज प्रभारी निरीक्षक मोरामा और स्वाट टीम द्वारा मोहनलालगंज मोरामा रोड पर जियो पेट्रोल पंप के पास में एक सघन चेकिंग लगाई गई थी। इसी में दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध हालत में उनका मूवमेंट मिला, जिनको रोका गया। वह व्यक्ति यू टर्न लेकर के मोटरसाइकिल सवार चालक वापस भगाने लगा। गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण
जो पीछे बैठा हुआ था वह गिर गया और गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उस पर फायर किया गया, जिससे वह बदमाश घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नईम पुत्र इद्दू निवासी बंथरा लखनऊ बताया। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इस व्यक्ति ने दिनांक 13 और 14 की रात में जो घटना घटित हुई थी उस घटना को इसने एक्सेप्ट किया और इस घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी उसने सूचना दिया हुआ है, जिस पर सूचना संकलित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास भी है। इस व्यक्ति के विरुद्ध अन्य जनपद के थानों में कई एक अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण से निकट के हॉस्पिटल में भेजा गया है और अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा जनपदीय एसओजी एवं थाना कबराई पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आपको बता दें पीली व सफेद धातु के विभिन्न आभूषण बरामद किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह व क्षेत्र अधिकारी नगर अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी में पायल, करधनी, कमरपेटी, हथफूल, बिछिया, चूड़ियां व अन्य आभूषण शामिल है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई विधिक कार्रवाई करने के बाद अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया है। उत्तर प्रदेश की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।